अरे काका, मुझे राजकीय अस्पताल जाना है, जरा मदद कर देंगे क्या? राघव की बात सुनकर बूढ़ा आदमी राघव को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखने लगता है। क्यों जा रहे हो वहां? अस्पताल नहीं, मुर्दा घर है वो। जो वहां जाता है मुर्दे से भी बुरी हालत हो जाती है उसकी। लौट जाओ, कभी मुड़कर भी उसकी तरफ मत देखना। बड़े अजीब लोग रहते हैं यहाँ। मैंने बस अस्पताल का पता पूछा और ये ऐसे आपे से बाहर हो गए। ठीक है, अस्पताल का पता नहीं बताना मत बताओ, लेकिन ऐसे चीखने चिल्लाने का मतलब क्या है? सृष्टि ठीक कह रही थी, आदिवासी जगह है, यहाँ के लोगों को समझने में मुझे अभी काफी समय लगेगा। अस्पताल को मुर्दा घर कौन कहता है? हाँ? उस बुजुर्ग से मिलने के बाद राघव के मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। छोटा सा गांव था जो बिल्कुल वीरान और सुनसान दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद राघव एक पुरानी सी खंडहर नुमा बिल्डिंग के सामने खड़ा था, जहां टूटे फूटे बोर्ड पर राजकीय अस्पताल लिखा हुआ था। ओह थैंक गॉड, यही है अस्पताल। लेकिन इसकी हालत देखकर तो लगता है यहाँ कोई चिड़िया भी पिछले 10-20 साल से नहीं आई है। राघव ने देखा अस्पताल की दूसरी ओर एक सरकारी आवास भी बना हुआ है। राघव ने सरकारी मकान में जाकर अपना सामान रखा और थोड़ी साफ सफाई के बाद उसे रहने लायक बना लिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अस्पताल से कुछ कमरे साफ सफाई करके इस्तेमाल लायक हो गए थे। एक दिन अस्पताल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें डॉक्टर सृष्टि और नर्स सुधा दिखाई दे रहे थे। राघव, हम दोनों भी तुम्हारे इस मिशन में तुम्हारे साथ हैं। अस्पताल हम मिलकर चलाएंगे, लेकिन अभी भी मेरे मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर इतनी दूर ये गांव में आकर ही क्यों तुमने अस्पताल बनाया? सृष्टि, कुछ सवाल इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देते, और मैं यहाँ अपने मन में उमड़ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए आया हूँ। बचपन से ही मुझे कुछ अजीबोगरीब सपने बेचैन करते थे। सपने इतने धुंधले थे कि साफ साफ कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो एक एक करके कुछ चीजें साफ दिखाई देने लगी, और उन सपनों में ही मैंने कुंदनगढ़ का राजकीय अस्पताल भी देखा। पिताजी से मैंने कई बार पूछा कि क्या मेरा कुंदनगढ़ से कोई संबंध है, तो उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया। बस उन बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ आकर प्रैक्टिस करने का विचार बनाया। मैं खुद को यहाँ से बहुत जुड़ा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। इस हॉस्पिटल का हर कोना ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। सृष्टि राघव से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए काफी सोचने के बाद अब वो भी राघव के साथ हॉस्पिटल में काम करने के लिए अपने साथ एक नर्स सुधा को लेकर कुंदनगढ़ आ जाती है। हम क्या मुंह दिखाएंगे सृष्टि, वो लड़का हमारी जिम्मेदारी था। आदिवासी गांव है, पहले ही लोग हमारे इलाज करने के अंग्रेजी तरीकों पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में अगर उन्हें पता लगा कि हमारे अस्पताल में हमारी नर्स के हाथों उनके बच्चे की मौत हो गई है, तो हम इस गांव से जिंदा लौट कर नहीं जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, इस बच्चे की बॉडी को सील कर देते हैं और गांव वालों को यही बताएंगे कि शरीर में एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसे यदि किसी ने भी छुआ तो उसे भी यही खतरनाक बीमारी लग सकती है, और इस बीमारी के कारण ही दिनेश की मौत हुई। हो सकता है गांव वाले हमारी बात पर भरोसा कर लें। जैसा कि सृष्टि ने कहा था, डॉक्टर राघव गांव के मुखिया को दिनेश की बॉडी सौंपते हुए वही बातें दोहरा देता है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वाकई दिनेश की हालत सामान्य नहीं थी। अगर डॉक्टर साहब का कहना है कि दिनेश को किसी को भी नहीं छूना चाहिए, तो हमें उनकी बात माननी ही चाहिए। कोई भी दिनेश की लाश को नहीं छुएगा, ऐसे ही बक्से में बंद करके ही उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी महामारी इस गांव में फैले। गांव वालों ने सृष्टि और राघव की बातों पर भरोसा कर लिया था। फिलहाल तो गांव के लोगों को पता नहीं लग पाया था कि नर्स सुधा ने उसकी जान ली है, लेकिन राघव और सृष्टि के सामने कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए थे। आखिर सुधा को क्या हुआ है? ऐसे अचानक उसने दिनेश को क्यों मार डाला, और अब वो गायब कहाँ हो गई है? आखिर क्या है इस अस्पताल का राज? क्या नर्स सुधा पर कोई शैतानी ताकत सवार हो गई है? क्या राघव और सृष्टि यहाँ से कभी निकल पाएंगे? जानने के लिए देखना ना भूलें अगला भाग। घने जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी सीलन भरी गुफा में सुधा एक बड़ी सी चट्टान के सामने बैठी हुई थी।
उसके पूरे चेहरे और कपड़ों पर राख ही राख लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। सुधा की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से पलट चुकी थी। उसे देखकर स्पष्ट समझ आता था कि वो किसी शक्ति के प्रभाव में है। सुधा के हाथ, पैर और गर्दन की हड्डियां कट-कट की आवाज के साथ मुड़ते ही जा रहे थे और सुधा दर्द से बुरी तरह बिलख रही थी। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सुधा वहीं जमीन पर जा गिरती है और अपने होश खो बैठती है। रात घिर आई थी। राघव अपने कमरे में बिस्तर पर सोया हुआ था। देर रात गए बंद आंखों से उसे एक सपना दिखाई देता है। एक गोरी, सुंदर और लंबे बालों वाली महिला के ऊपर अचानक कुछ गांव के लोग हमला कर देते हैं। डायन है ये, कोई भी इसकी आंखों में मत देखना। जल्दी से आग जलाओ इसे और इस कमरे के बाहर सिंदूर से रेखा खींचकर चलो यहाँ से। डायन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होती हैं। उसकी नजर पड़ी तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। निकलो यहाँ से। वो लंबे बालों वाली सुंदर औरत आग की लपटों से घिरी अपने शरीर के मांस की जलन को मिटाने की कोशिश में यहाँ वहां दौड़ रही थी। उसकी चीखें सुनकर राघव का दिल कांप उठता है। डायन, क्या वाकई जो कुछ मैंने अभी देखा वो एक सपना था? लेकिन वो जगह जहां पर डायन को आग के हवाले किया गया था वो कुछ जानी पहचानी से क्यों लग रही थी? आखिर क्या है ये सब? सभी सिरे आपस में उलझे हुए हैं। आखिर कैसे सुलझाए ये सब? अचानक ही राघव को कुछ याद आता है। याद आ गया, वो जगह कोई और नहीं, मेरा अस्पताल ही है। तो क्या हॉस्पिटल में किसी डायन को जलाया गया था? लेकिन ये तो बस एक सपना है। क्या सच है क्या सपना, कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुधा भी तो कुछ ऐसा ही बोल रही थी ना कि उसने मेरे कैबिन के बाहर किसी डरावनी औरत को खड़े देखा और कमरा नंबर 9 से उसे किसी के रोने चीखने की आवाजें भी सुनाई पड़ी थी। हाँ, बिल्कुल सही। सपने में भी तो मैंने उसी कमरे में उस औरत को जलते हुए देखा था। राघव की आंखों से अब नींद कोसों दूर चली गई थी। उसने टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाया। रात के 2:30 बजे थे। राघव टहलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक फकीर जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है जो अस्पताल की खुली खिड़की से अंदर की ओर झांक रहा था। उसके हाथ में एक 4 लौ वाला दिया था जिसे लेकर वो कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसके बाद उसने वो दिया खिड़की पर रखा और अपना मुंह कपड़े से बांधकर वहां से जाने लगा। कौन हो तुम? क्या कर रहे थे यहाँ? तो क्या तुम्हारी वजह से ही सुधा और दिनेश की ऐसी हालत हुई? ये सब जादू टोना करके क्या मिल जाएगा तुम्हें? जानते हो ना, 25 साल से बंद पड़ा था यह अस्पताल। तुम गांव के लोगों को बीमारियों से मरना पसंद है तो ठीक है, चला जाता हूँ मैं वापस। ये सब करने का क्या मतलब है? मुझे गलत समझ रहे हो तुम। मैं यहाँ पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे अंदाजा है कि कितनी बड़ी अनहोनी को दावत दी है तुमने अस्पताल को खोलकर। बस उसी अनहोनी को टालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा ना क्या हुआ उस दिनेश के साथ। किसी भ्रम में मत रहना कि दिनेश को कोई बीमारी हुई थी। ना तो वो दिनेश मरा था, ना तुम्हारी नर्स सुधा। डायन की काली नजर पड़ी है उन दोनों पर और अब वो डायन एक एक करके सबको अपना शिकार बनाएगी। काली नजरें, ये सब क्या बोल रहे हो? अपनी करतूत को छिपाने के लिए बातों का रुख अलग दिशा में मोड़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो बाबू, तुम शहरी हो, ऊपर से पढ़े लिखे डॉक्टर। तुम्हें इन तंत्र मंत्र की बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी उम्र के 80 साल इसी गांव में रहकर बिताए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह कोई सामान्य अस्पताल नहीं है। डायन की काली नजर पड़ी है इस पर, जहां आने वाला कभी कोई आबाद नहीं हुआ। 20 साल पहले भी एक डॉक्टर ने यहाँ आकर इस अस्पताल को चलाने की कोशिश की थी, लेकिन 20 साल पहले जो कुछ घटा उसे सोचकर
अभी भी मेरी आत्मा कांप उठती है। बताइए ना बाबा, आखिर क्या हुआ था 20 साल पहले? चतुरसेन शास्त्री नाम के एक डॉक्टर ने आकर यहाँ पर इस बंद पड़े अस्पताल की जिम्मेदारी संभाली थी। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। गांव के लोग उस समय अंग्रेजी डॉक्टर और उनकी दवाइयों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन चतुरसेन शास्त्री और उनकी पत्नी ने गांव में घर घर जाकर लोगों को यकीन दिलाया कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। गांव के लोगों को तकलीफ में अपना जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। शास्त्री जी और उनकी पत्नी के अच्छे स्वभाव से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने अस्पताल में इलाज के लिए जाने की हिम्मत बनाई। उस रोज हरिया की पत्नी बड़ी तकलीफ में थी। 2 रोज बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी प्रसव पीड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई और उपाय ना दिखा तो गांव के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर शास्त्री की पत्नी विमला शास्त्री ने इमली का प्रसव कराया, लेकिन जब इमली की कोख से मरे हुए बच्चे का जन्म हुआ तो उसे देखकर इमली का मानसिक संतुलन चला गया। अस्पताल से लौटने के बाद इमली की दुनिया ही उजड़ गई। ना तो फिर उसको कोई औलाद हुई, ना ही उसकी मानसिक हालत में कोई सुधार आया। कभी वो चूल्हे से निकालकर गर्म गर्म राख खाने लगती, तो कभी सड़क पर पड़ी कीचड़ को अपने तन पर लपेटकर पागलों की तरह हंसने लगती। कभी अपने ही बालों को नोचती, कभी पूरा दिन तपती दोपहर में बैठी रहती। अभी तक तो गांव के लोगों को यही लग रहा था कि इमली अपने बच्चों के गम में पागल हो गई है। इमली के बाद अमिया के बाद शेरा। जब एक के बाद एक लगातार इसी तरह की घटनाएं घटने लगीं, तब लोगों को यकीन हुआ कि अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ है। एक बार जो इलाज कराने के लिए उस अस्पताल में गया, वह जिंदा लाश बनकर ही वहां से लौटा। अस्पताल में अब गांव के लोगों ने जाना बंद कर दिया था। पिछले कई दिनों से कोई गांव वाला अस्पताल में नहीं गया था, और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को भी किसी ने अस्पताल के आसपास आते जाते महसूस नहीं किया था। जब 1 सप्ताह तक अस्पताल में कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो गांव के लोगों को शक होने लगा। एक रोज सवेरे जब मुखिया जी अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर अस्पताल के अंदर गए, तो डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी की बुरी तरह जली हुई लाश बरामद हुई। वो आखिरी दिन था जब इस अस्पताल